प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिलेट किया और फील्ड मैग्नीट्यूड को कूलम्स लॉ से डिराइव किया। इसी को आगे ले जाते हैं और पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज Q पॉजिटिव अपनी फील्ड क्रिएट करता है। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को इसकी फील्ड में देखते हैं तो वो दूर जाता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं तो Q पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव चार्ज हमें आता हुआ दिखाई देता है। ये सब किस वजह से हो रहा है ये हम पढ़ चुके हैं। ये कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें सेम चार्जेस और सेम पोलैरिटी के साथ जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज बॉडी इज एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अदर चार्ज। जिसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है तो वो किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए चार्ज cannot exert force on it. I repeat, electric field created by a charge cannot exert force on it. ये बहुत important note है। So electric force experienced by a charged particle Q in field E created by any other charge are related as shown, which means E vector is equal to F vector डिवाइड बाई Q। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस की जाएगी Q चार्ज से, ये किसी और चार्ज के थ्रू क्रिएटेड है। यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब इसी को आगे ले जाते हुए हम पॉइंट चार्ज की वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। सपोज एक पॉइंट O पर एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल पे सपोज Q पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट ऑफ ओरिजिन हम O एज्यूम कर लेते हैं, तो Q पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इसी तरह से होगी। नाउ Q नॉट एक टेस्ट चार्ज Q पॉजिटिव की सराउंडिंग में एक पॉइंट पे है, तो Q नॉट विल बी रिपेल्ड बाय Q पॉजिटिव, जो कि बहुत ऑब्वियस है क्योंकि दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो Q नॉट विल फील द रिपल्शन। नाउ सपोज Q नॉट इज इनिशियली एट पोजिशन P। अब P और O के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम आगे निकाल सकते हैं, लेकिन OP एक पोजीशन वेक्टर है। OP पोजीशन वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ज़रूर है और उस डायरेक्शनल वेक्टर को मैं R कैप से डिनोट कर सकता हूँ। इस R यूनिट वेक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि इसी डायरेक्शन में Q नॉट की मूवमेंट भी है। सो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स रिपल्सिव फोर्स Q नॉट पे लगी है उसकी डायरेक्शन भी R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगी। और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो P पॉइंट पे लगी है उसकी सेम डायरेक्शन है जो कि OP पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर R कैप की है। देयरफॉर electric field at point P will also have the same direction. अब यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस की जा रही है पॉइंट P पे, उसकी डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर OP की डायरेक्शन जो होगी सेम होगी। P पॉइंट का डिस्टेंस O से R यूनिट्स जो दिख रहा है हमें, या आप बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो R यूनिट्स है। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्सपीरियंस की जाएगी पॉइंट P पे वो कितनी होनी चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि फोर्स एट पॉइंट P ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q पॉजिटिव विल बी दिस इज सिंपल कूलम्स लॉ। नाउ अगर इसके वेक्टर फॉर्म को हम देखें तो अब मैं R यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें, बिकॉज
फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने पहले डिस्कस किया, अब मैं इसकी डायरेक्शन भी डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज अगर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसी फोर्स फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, तो वी कैन राइट Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप इज इक्वल टू force experienced at point P. Now this part, this whole component which is multiplied by Q naught, जिसे हम Q naught से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That means इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square into R cap. इन सब को हम नेक्स्ट स्लाइड में कंक्लूड करते हैं. Electric field due to a charge is space surrounding it, within which electric force can be experienced by any other charge. Electric field जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के थ्रू बेसिकली एक स्पेस में क्रिएटेड होती है, और इसका पता हमेशा दूसरे चार्ज को पता चलता है जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सोर्स चार्ज की विसिनिटी में. कहने का मतलब कि अगर चार्ज 1 एक फील्ड क्रिएट करता है अपने स्पेस में, तो जब कोई टेस्ट चार्ज उसकी विसिनिटी में आएगा तभी वो एक्सपीरियंस करेगा. जो चार्ज उसको क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड को क्रिएट कर रहा है, वो अपनी ही फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. दैट फील्ड इज ओनली एक्सपीरियंस्ड बाय द एक्सटर्नल चार्ज और अदर चार्जेस दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दैट स्पेस वेयर फील्ड इज प्रेजेंट. सो electric field strength or electric field intensity at a point is electric force experienced by a unit positive charge at that point. यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फोर्स रिलेशन मिल जाता है, जो कि बहुत सिंपल है. E इज इक्वल टू F अपॉन Q. यहाँ पे मैंने वेक्टर नोटेशंस यूज़ किए हैं बिकॉज फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है हम कैलकुलेट कर चुके हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स समझना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर एडिशन लॉ ही है. एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन लॉ का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर ही है और मल्टीपल चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जैसा हम फोर्स में कर चुके हैं. नाउ सपोज वी हैव 3 चार्ज सिस्टम, एक जिसमें Q1, Q2 और Q3 हैं. इन सब की प्रेजेंस में वी वांट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. हम ज़्यादा चार्जेस भी ले सकते हैं, हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक 3 चार्ज सिस्टम ले रहे हैं. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ ऑफ फोर्सेस, नेट फोर्स एट पॉइंट P इज F1 प्लस F2 प्लस F3. ये प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस हो चुका है. क्योंकि फोर्सेस को हम फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, विच इज़ QE net is equal to QE1 plus QE2 plus QE3. यहाँ पे E1, E2, E3 are electric field due to charge Q1, Q2 and Q3 at point P. यहाँ पे Q चार्ज को मैंने एक टेस्ट चार्ज की तरह एज्यूम किया है पॉइंट P पे. हालांकि डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इट्स जस्ट एन अजम्पशन. सिंप्लीफाइंग दिस फॉर्म वी कैन गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज E1, E2 प्लस E3. सो अब यहाँ पे 3 चार्ज सिस्टम के लिए अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव हो सकता है, तो लेट सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो n डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से मैं P पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ, विच इज़ E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन अप टू En. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि हमारे को एक पावर देता है कि अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वजह से हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं. इस लॉ को आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की तरह ही समझिए, ये कोई नया लॉ नहीं है.
इसके आगे काफ़ी यूजेस हमें मिलेंगे और कंपटीशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी ये हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिए और ख़ुद इसके एप्लीकेशंस को नोट करिए और स्टार मार्क करके रखिए अपने नोट्स के लिए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फील्ड कैलकुलेशन से पहले हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है कि हम जो चार्जेस मल्टीपल चार्ज सिस्टम्स को देखेंगे वो किस तरह से ओरिएंटेड हैं। तो चार्ज ओरिएंटेशन दो तरह से समझी जा सकती है। फर्स्ट इज़ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशंस में डिस्कस होती है दैट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमें जो चार्ज सिस्टम्स मिलेंगे वो किस तरह के होंगे। इसमें सबसे पहले जो डिस्कशन है हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके 5 कॉर्नर्स पे पॉजिटिव चार्ज है और 6th कॉर्नर पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इस पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट किया है। अब 5 चार्जेस की वजह से पॉइंट P के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालें। चलिए 5 चार्जेस की वजह से फील्ड तो आप निकाल सकते हैं यूजिंग सेम सुपरपोजिशन लॉ प्रीवियसली डिस्कस्ड, लेकिन ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां आपको चार्ज सिर्फ एक पॉइंट पर ही मिलता है उन्हें हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशंस में चार्ज लोकेशंस को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑब्जेक्ट्स पे। ये ऑब्जेक्ट्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जेई एडवांस के लिए बहुत हॉट टॉपिक है और वहाँ पे हमें काफ़ी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं। हम अपने प्रैक्टिस सेशंस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। सपोज़ एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, इस पे हम एक पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ऐसे ही एक डिस्क जिसका रेडियस है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स जस्ट योर चॉइस। हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉजिटिव चार्ज को ही एक रेफरेंस रखा है, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा मिलेगा। थर्ड इज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो करना भूल गया। आप एज्यूम कर सकते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपके ऊपर है, लेकिन स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी रेगुलर साइज ज्योमेट्री पर, रेगुलर साइज्ड ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जैसे आपका स्फीयर है तो उसका एक रेडियस आर है, रॉड है जिसकी लेंथ L है, डिस्क जिसका रेडियस A है, या कोई आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है। रेगुलर साइज ज्योमेट्री का मतलब होता है जिनकी स्पेसिफिक लेंथ्स, एरियाज और वॉल्यूम्स आप डिराइव कर सकते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं जहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेशन में दिक्कत आए। दीज आर सम रेगुलर फॉर्म्स, और हमारे कंपटीशंस में हमेशा रेगुलर फॉर्म्स ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं, तो हम रेगुलर साइज्ड ऑब्जेक्ट्स पे ही अपने आप को स्टिक रखते हैं। अगर हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रीज हैं और इन पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन की गई है तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरीके से हो सकती है। लेट्स सपोज हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि हम देख रहे हैं एक रॉड हमारे को गिवन है लेंथ L की। अगर इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ Q/L, charge linear charge density. This lambda is called linear charge density, which is Q divided by L. Similarly, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली हमारी डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को मेंशन करना पड़ेगा
and surface charge density sigma is represented by q divided by pi a square. A is the radius of this disk. Similarly, अगर वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है जैसे स्फीयर है हमारे पास, आप इसकी भी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा है कि Q इज डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है और इससे आप आगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन डिस्ट्रीब्यूशंस को मेंशन किया है. आगे चल के फील्ड कैलकुलेशंस में आपको लैम्डा, रो और सिग्मा के यूजेस काफ़ी डिटेल में समझाए भी जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स में भी हम इसे यूज़ करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों ज़रूरी है. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे और वहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर रेगुलर ज्योमेट्रीज में फील्ड कैलकुलेशंस के साथ नए टॉपिक्स को हिट करेंगे.